अभी मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। बात उस समय की है जब मैं कक्षा 8 में पढ़ा करता था। मुझे पढ़ना लिखना और खेलना बहुत पसंद है। अक्सर नेट पर मैं हिंदी कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ। कहानियाँ ऐसी चीज़ होती हैं जिससे बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाता है। अगर कोई खुद की कहानी लिखना चाहे तो वो भी बहुत आसान है। अब धीरे धीरे मुझ में कहानियाँ लिखने की प्रेरणा जाग रही थी। मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैं भी नेट पर कहानियाँ लिखूँ, मज़ा भी आएगा और पढ़ने वालों का दिल भी बहल जाएगा। मेरा नाम अर्जुन है और मैं प्रधान खानदान से हूँ। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में मेरा गांव है, पर हम सभी कटक में आकर शिफ्ट हो गए हैं। पहले मेरे पिता कटक आए थे। उन्होंने यहाँ पर एक कपड़े की दुकान किराए पर ले ली। फिर हम सभी यहाँ आकर बस गए। मेरी पैदाइश भी कटक की ही है। हम लोग 2 भाई हैं। मेरा भाई मुझसे बड़ा है, पर उसका तो मन पढ़ाई में बिल्कुल ही नहीं लगता। पढ़ने का नाम सुनकर उसके शरीर में सांप सूंघ जाता है। वो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता है। इसीलिए मेरे पिताजी उसे दुकान ले जाते हैं। वो कहते हैं कि इसका पढ़ने में मन नहीं लगता, इसलिए इसे स्कूल भेजने से कोई मतलब नहीं है। फिजूल में अपना पैसा और इसका वक्त बर्बाद करना है, इसीलिए अब मैं इसे दुकान लेकर जाऊंगा। इसे वहाँ बहुत अच्छा लगता है और इसका वहाँ बहुत मन भी लगता है। बोलने में तो बहुत एक्सपर्ट है, पर पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो है। इसीलिए मेरे भाई को मेरे पिताजी दुकान ले जाना चालू कर दिए। वहाँ पर उससे काम करवाते और उससे मेहनत करवाते। मैं इन सब चीज़ों से घबराता था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्कूल जाऊँ और अच्छा खासा पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊँ, वरना मुझे भी पापा जी के साथ दुकान ही जाना पड़ेगी। मैं हमेशा स्कूल जाता और कक्षा 10 का एग्ज़ाम भी देने वाला हूँ। मैं अपनी आप बीती घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे साथ घटी थी। उस वक्त मैं कक्षा 8 में पढ़ रहा था। मेरे गाँव से कॉल आया कि वहाँ कोई ज़रूरी काम है, सभी को गांव आना ज़रूरी है। मेरे पिताजी बोले कि मैं गांव जा रहा हूँ। हम सब भी जिद करने लगे कि हम भी गांव चलते हैं, आप अकेले जाकर क्या करेंगे। माँ भी बोली कि बहुत दिन हो गए हमने गांव देखा ही नहीं, हम सभी गांव चलते हैं ताकि हम गांव भी हो जाएंगे और आप आपका जो ज़रूरी काम है वो भी निपटा लेना। वो भी गाँव जाएंगी। उन्होंने ऐसा कहा। गाँव जाने का अच्छा मौका मिल गया। गाँव की हरी भरी धरती, चारों तरफ घने पेड़, वहाँ की तो बात ही निराली होती है। आपने भी अक्सर देखा होगा कि गांव में जो ताज़ी हवा हमें मिलती है वो शहर में हमारे लिए नामुमकिन है। गांव में जो हमें ताज़ी सब्जियां, ताज़ी चीज़ें मिल जाती हैं वो शहर में मिलना बहुत मुश्किल है। मैं तो बहुत खुश हो गया कि अब मुझे गांव जाने के लिए मिलेगा। ठंड का मौसम था। हम सभी तैयार होकर गाँव के लिए रवाना हो गए। रात के समय ट्रेन पकड़े और सुबह अपने गाँव पहुँच गए। ठंड का मौसम था। ठंड बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। हम सभी गाँव पहुँच गए। गाँव का हरा भरा खेत, चारों तरफ हरियाली। हम गांव पहुंचकर बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि हमें बहुत टाइम बाद ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा माहौल वापस से मिला था। हमें बहुत ज़रूरत थी ऐसे माहौल की, और कुछ चेंज होना भी लाइफ में बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए गांव आना हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था। हम लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हम गाँव पहुँचकर बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। पर गाँव में ही एक ऐसी घटना घटी जिसका जिक्र आज मैं आपको इस कहानी में कर रहा हूँ। गाँव में कुछ ज़्यादा ही ठंड थी। चारों तरफ पानी का स्रोत होने के कारण ठंड ज़्यादा थी। रात के समय तो और भी ठंड लगती थी। लोग शाम होते ही खाना बना लेते। जैसे ही थोड़ा रात हुआ कि सभी खाना खाकर सो गए। पर रात के समय हम सभी बाहर आग जलाकर हाथ तापते थे। आग जलाकर तापना गांव की रीत है। एक तरह से कह लीजिए कि गांव में ठंड में आग जलाकर हाथ तापना हर घर का उसूल होता था। घर वाले काम काज करके खाना वाना खाकर अपने घर के बाहर लकड़ियों की आग जलाते या कंडों की आग जलाते और उसमें हाथ तापने बैठ जाया करते थे। जो घर के बड़े लोग हुआ करते थे वो अपनी अलग जगह आग जलाकर तापते थे और बच्चे सभी उनको अलग अलग आग जलाकर दे दी जाती थी ताकि वो अपना एंजॉयमेंट अलग करें और बड़े लोग आपस में आराम से बात कर सकें। और ये अच्छा भी था। उस टाइम की बात है जब हम हाथ तेपते थे तो हम सभी अपने घरों से आलू लेकर आ जाते और उसे आग में डाल देते। जब आलू अच्छे खासा सीख जाता, पक जाता तो उसे छील कर खा जाते। आपस में ढेर सारी बातें करते। बहुत मज़ा भी आता था। ये एक ऐसा एंजॉयमेंट था जो हमें शहरों में करने को बिल्कुल नहीं मिलता है। आप भी जानते हैं कि शहरों में ना तो आग तापने का कोई रूल होता है, ना ही इस तरह से आलू सेकने का कोई तरीका। सब वहाँ पर रेडीमेड चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। बहरहाल हम सभी आग जलाकर हाथ ताप रहे थे। तभी अचानक हमारी लकड़ी खत्म हो गई। मेरा एक दोस्त बोला कि मैं जाकर लकड़ी ले आता हूँ। वो लकड़ी लाने के लिए गया और कुछ देर के बाद आकर चुपचाप बैठ गया। किसी से भी कुछ नहीं बोला। अचानक से वो चुपचाप हो गया। पता नहीं क्यों, पर उसने आकर ना लकड़ी बताई ना ही कोई बात करी। जब उससे मेरे एक दोस्त ने बोला कि लकड़ी क्यों नहीं लाए, तो भी वो उसके सवाल का कुछ जवाब नहीं दिया।
वो चुपचाप बैठा रहा, बिल्कुल खामोश। ऐसा लग रहा है जैसे उसको सांप सूंघ गया हो। तो फिर मेरा एक दूसरा दोस्त उठा और लकड़ी लाने के लिए चला गया। वो भी कुछ देर के बाद खाली हाथ आया और चुपचाप अपनी जगह पर आकर बैठ गया। उसने भी किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। सब हैरान और ताज्जुब की नज़रों से इन दोनों को देखने लगे कि आखिरकार ये दोनों लकड़ी लेने गए, उसके बाद आए तो चुपचाप क्यों बैठ गए, और इनसे कुछ भी पूछा जा रहा है तो ये कुछ कह क्यों नहीं रहे। आखिर ये लकड़ी लेने गए थे या क्या करने गए थे, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे एक एक करके सारे हम जितने भी बच्चे बैठे हुए थे सब एक एक करके वहाँ पर गए और वापस आकर फिर से आग तापने वाली जगह पर आकर बैठ गए। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं बोला कि तुम सभी यहाँ बैठो, मैं लकड़ी लेकर आता हूँ। मैं भी उस जगह पर पहुँच गया जहाँ पर लकड़ी का टाल था। मैं रास्ते पर सोचते हुए जा रहा था कि इन लोगों को क्या हो गया पता नहीं। ये जितने भी लोग लकड़ी लेने गए उसके बाद आए तो दोनों के दोनों चुपचाप बैठ गए। उसके बाद जितने भी लोग गए सभी चुपचाप बैठ गए। आखिर उस जगह इनको ऐसा क्या दिख गया कि इनकी आवाज़ तक बंद हो गई। ये किसी के सवालों तक का जवाब नहीं दे रहे। अब मैं ही जाकर देखता हूँ कि आखिर लकड़ी की टाल पर ऐसा क्या है जो ये लोग आकर चुपचाप बैठ गए हैं। उस जगह पर मैं जाकर पहुँच गया जहाँ पर लकड़ी की टाल थी, जहाँ पर बहुत सी लकड़ी रखी हुई थी। जैसे ही मैं अंधेरे में वहाँ पहुँचा तो देखा कि एक बिल्कुल बूढ़ी औरत लकड़ी के टाल के पास बैठी हुई है। मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। मैं गया और लकड़ी की टाल से लकड़ी उठाने ही लगा था कि वो बूढ़ी औरत डांटते हुए बोली, तू भी लकड़ी लेने के लिए चला आया, सभी को भगा दी, तू फिर से आ गया, यहाँ से जाता है कि नहीं। मैं उस बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनकर डर गया और वापस आ गया। यहाँ आग भी बुझ चुकी थी। मैं अपने घर गया और अपनी माँ को सब कुछ बता दिया कि कैसे एक औरत मुझे लकड़ी लेने से रोकी। मेरी माँ मेरी बात सुनकर गुस्सा हो गई। वो बोली कि मेरा बेटा एक तो बहुत दिनों के बाद गांव आया है और लकड़ी लेने गया तो उसे कौन डांट दिया। मेरी माँ बोली कल मेरे साथ चलना, देखती हूँ तुम्हें कौन डांटता है और कौन लकड़ी लेने नहीं देता है। हम भी तो देखें इस गांव में कौन ऐसी ज़्यादा बहादुर औरत आ गई है जो मेरे बच्चे को लकड़ी लेने से रोक रही है। मैं सोचा कि कल हो सकता है उस बूढ़ी औरत के साथ मेरी माँ का झगड़ा होगा। मैं अपने कमरे में गया और सो गया। जब सुबह हुई तो मेरी माँ मुझे लेकर उस औरत के घर चले गई जिसके घर में लकड़ी ले रहा था। मेरी माँ जब उसके घर पहुंची तो उस घर की पुतोह यानी कि उसकी बहू बाहर निकली और मेरी माँ को प्रणाम किया। मेरी माँ बोली कल रात मेरा बेटा आपके यहाँ से लकड़ी लेने आया था तो उसे लेने क्यों नहीं दी। तो वो औरत कुछ देर तक सोच में पड़ गई और फिर बोली, नहीं चाची, आपको जितना लकड़ी चाहिए ले जाना, मैं भला क्यों मना करूंगी, आप ही का तो घर है ये, आप लोग तो गांव भी बहुत कम आते हैं। मेरी माँ मुझसे बोली कि बेटा जब लकड़ी की ज़रूरत होगी तो ले लेना, कोई मना नहीं करेगा, अगर कोई मना किया तो मुझे बोलना। मुझे भी हौसला आ गया। मैं सोच लिया कि अब डर किस बात का, मुझे तो अब इस घर से परमिशन भी मिल गई है। मैं अपने घर वापस आ गया। जब रात हुआ तो फिर से सभी आग जलाकर हाथ तापने लगे। मैं भी उसमें शामिल था। बच्चे सभी अपना अलग अलग आग जलाए हुए थे। मैं रात के समय आग ताप रहा था और अपने गांव के दोस्तों से भी बात कर रहा था, पर फिर से लकड़ी खत्म हो गई। जब लकड़ी खत्म हुई तो मैं अपने दोस्तों से बोला कि तुम सभी यहीं बैठो, मैं लकड़ी लेकर आता हूँ। मुझे हौसला भी था क्योंकि उस घर से मुझे अनुमति मिल चुकी थी कि तू जितने चाहिए लकड़ी ले जाना। अब मैं सोच लिया कि मुझे कौन रोकेगा। मैं निडर होकर लकड़ी की चाल तक गया। जब मैं वहां पहुंचा देखा कि वो बूढ़ी औरत फिर से वहीं बैठी हुई है। रात का समय था, वैसे भी गांव की रात बहुत ही डरावनी होती है। घोर अंधेरे में वो बूढ़ी औरत की जो कि सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी, उसने फिर से मुझे टोका और बोली कि मैंने तुम्हें कल मना किया था ना कि यहाँ से लकड़ी मत ले जाना, फिर भी तुम नहीं माने और लकड़ी लेने चले आए। तो मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा कि तुम्हारे घर से इजाज़त मिल चुकी है, जितनी लकड़ी चाहिए ले जाना, कोई मना नहीं करेगा, मैं तो आज लकड़ी लेकर ही दम धरूंगा। वो बूढ़ी औरत बोली कि यहाँ से भागता है कि नहीं, नहीं भागे तो मैं तुम्हें मारूंगी। मैं बोला कि मैं लकड़ी लेकर ही रहूंगा। मैं उस बूढ़ी औरत की बात नहीं माना और लकड़ी उठाने लगा। तभी वो मेरे पीठ पर अपनी छड़ी से एक जोरदार छड़ी दे मारी। मैं वहीं चिल्लाते हुए गिर गया। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जितने भी लोग आग ताप रहे थे सभी दौड़कर मेरे पास पहुंचे। तब तक मैं बहुत मार खा चुका था। इतनी मार पड़ी कि मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। मुझे वहां से उठाकर घर लाया गया। जब मुझे होश आया तब पता चला कि जिस बूढ़ी औरत ने मुझे मारा था वो कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि एक प्रेत आत्मा थी, एक भूतनी थी जो उस लकड़ी के ढेर के पास रहा करती है। बहुत दिन पहले ही उस घर की दादी मर चुकी थी जो भूतनी बनकर सभी को अब डराती थी। मैंने तो भगवान का शुक्र अदा किया कि मेरी जान बच गई, वरना शायद मैं उस भूतनी के हाथों मर भी सकता था।